नमस्कार सभी को, आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंगल है। हम अपनी गट हेल्थ की एक सीरीज़ पे बात कर रहे हैं। तो कल हमने जो बात की थी उसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए कि हमें अपने गट हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पहले हमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि गट फंक्शन कैसे करता है, उसकी क्या फिजियोलॉजी है, उसमें कैसे फंक्शनिंग होती है। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गट जो है उसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स जो हैं हॉलो हैं एंड दे आर ऑल जॉइंट, है ना, आपस में जॉइंट होते हैं। और इन सभी ऑर्गन्स का जो है अंदर एक लेयर होती है, जो लाइनिंग होती है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। और जो सपोज जैसे स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, माउथ है, इन सब की जो लाइनिंग है इसमें जूसेस सिक्रीट होते हैं इस म्यूकोजा में, जो हमारे खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ जो जूसेस हैं वो लिवर और पैनक्रियाज से हमारे इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। तो अब खाने का ऐसा है कि जिस फॉर्म में हम खाना खा रहे हैं वो ऐसे ही तो बॉडी में डाइजेस्ट, मतलब ऐसे ही बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है बॉडी को, और फिर वो जब स्मॉलर पार्टिकल्स में आता है, सिंपलर फॉर्म में आता है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आता है, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, फैटी एसिड्स के फॉर्म में, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। तो खाना का डाइजेशन जो प्रोसेस है, दैट इज़ द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ये स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही, है ना, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह से ही हमने उसको पहले तो च्यू करके खाने को तोड़ा, है ना, चबाया और वो टूटा, छोटे पार्टिकल्स में आया, और फिर हमने उसको स्वेलो किया। तो अब हमने उसको स्वेलो किया तो यहाँ तक का ये पार्ट जो था ये वॉलंटरी था, मतलब हमने किया उसको। पर एक बार वो स्वेलो होके स्टमक में चला गया तो अब ये इनवॉल्वेंट्री हो गया, क्योंकि आगे का काम अब सारा बॉडी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम खुद करेगा। तो स्टमक में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो यहाँ जो है फिर खाना जो है ब्रेक डाउन हुआ, है ना, और फिर यहाँ से जो है खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, जहाँ से जो है मैक्सिमम जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खाना ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हुआ सिंपलर फॉर्म में, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है, और ब्लड से वो फिर पूरे बॉडी के सेल्स में जाता है और फिर वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक प्रोसेस है कि कैसे डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक जो होता है कि अब हम अगर अपनी डिजीज़ेज़ के बारे में अगर बात करें कि अगर हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से गट चैलेंजेस हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक प्रोसेस होता है पेरिस्टाल्सिस, है ना। वो क्या होता है कि हमारा जो गट है उसमें जो ऑर्गन्स हैं उसकी जो वॉल्स हैं उसमें मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स का काम जैसे बाकी जगह हमारी मसल्स का काम होता है, वहाँ पर भी इसका काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। तो खाना जब स्टमक में गया, है ना, माउथ से ईसोफेगस से स्टमक में, तो स्टमक में जाके क्या करेगा, अब स्टमक की मसल्स जो हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होके वो नैरो हुआ स्टमक का वो पोर्शन, और उसने खाने को आगे पुश किया। अब वो आगे पुश हुआ, वहाँ पे वो सारे जूसेस से मिक्स हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, और इस तरह से वो फिर आगे पुश हुआ। तो ये एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इसको बोलते हैं, और ये एक लाइक एन ओशन वेव होता है ना। तो अब यही एक कॉन्सेप्ट होता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। उसमें क्या होता है कि जैसे खाना स्टमक में आया, है ना, तो स्टमक में जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उस टाइम एक रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है, और उससे क्या होता है, जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना। तो अगर हम देखें तो ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो होता है वो दिन भर में 24 घंटे में जो करीब 6 से 8 बार ये कोलोन में, ये बड़ी आंत में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और वहाँ से वो जो सॉलिड वेस्ट वो बना वो आगे मूव ऑन होता है बड़ी आंत में। तो अब ये एक जो बहुत कॉमन गट चैलेंज चल रहा है आजकल के टाइम में,
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS है ना, इसमें ये करीब 10 से 15% पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये या तो कॉन्स्टिपेशन से एसोसिएटेड होता है या डायरिया से। इसमें ब्लोटिंग भी होती है, गैस भी बनती है, पेन भी पेशेंट को बहुत होता है। तो अभी हमने देखा कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है 6 से 8 बार होता है कोलॉन मूवमेंट्स, पर अगर कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड IBS है तो उसमें एक भी मूवमेंट नहीं होगा कोलॉन में पूरे 24 घंटे में। और डायरिया एसोसिएटेड IBS है तो एक दिन में 25 बार भी कोलॉन मूव कर जाती है। तो इस तरह से ये गट के जो चैलेंजेस हैं उस पे होता है। तो हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे फिर आपसे और इसमें डिटेल में बात करेंगे और किस तरह से हम अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या हैबिट्स हम इसमें अपनी डेली डाइट में यूज़ कर सकते हैं और अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, उस पर हम आगे बात करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।